हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सभी लोग बढ़िया हैं। तो आज लेकर आए हैं हम आप लोगों के लिए बेटा अपना कक्षा 11 का प्रथम लेसन हमने प्रारंभ किया था आपका, जिसमें आपको पहले एक इंट्रोडक्शन, एक वीडियो आपको दे दी गई है। आपकी एक वीडियो आपको दे दी गई है रसायन की कुछ मूल अवधारणाओं में। आपका सभी छात्रों का स्वागत है बेटा। आप लोग बेटा वीडियो नंबर आज दूसरी देख रहे हैं, कक्षा 11 की वीडियो नंबर दूसरी, जो कि आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट है, लेसन नंबर आपका प्रथम है, जिसमें अपन पढ़ चुके थे पूरा और द्रव्यों का क्लासिफिकेशन पढ़ चुके थे। अब द्रव्यों का क्लासिफिकेशन में हमने आपको केवल उनकी हेडिंग बताई थी। अब अपन चलते हैं उनके अंदर क्या होता है, कैसे होता है, किस प्रकार का है, वो हम आपको सब बताते हैं। ठीक, अब देखो उसके बाद हम एक हेडिंग और डालते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल वेज ऑन फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, ठीक। तो इसका मतलब होता है आपका, अपन को देखना है इसमें सबसे पहले क्या है, भौतिक अवस्था के आधार पर क्या लिखा है आपके सामने, क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल वेस्ट ऑन फिजिकल स्टेट, मतलब भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ, मेटल का मतलब क्या होता है बेटा, पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ, मेटल मतलब होता है आपका पदार्थ, और क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण। तो हम आपको बताने वाले हैं क्या, भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। तो इसमें आप लोगों के लिए बेटा सबसे पहले इसके लिए इन्होंने किस प्रकार से वर्गीकृत किया है, तो अपन देखते हैं। इसमें सबसे पहले इसमें इन्होंने ठोस अवस्था में इसे बांटा है, सॉलिड कहते हैं जिसे, क्या कहते हैं, सॉलिड। ठीक, इसके बाद इन्होंने बांटा है आपका, सॉलिड के बाद आपका है द्रव्य, और फिर है गैस। इसके बाद आपका इसी में आपका आता है प्लाज्मा। क्या आता है, प्लाज्मा। और इसके बाद आपका आता है वॉस आइंस्टाइन संघनन अवस्था। ठीक, तो ये अपन को पढ़ना है सबसे पहले ठोस। ये आप सब कुछ पढ़ चुके हो, पहले आप पढ़ चुके हो, कक्षा 5 से लेके कक्षा 10 तक आप लोगों ने ये सब कुछ चीजें पढ़ चुके हो, जो आपको इस लेसन में हम पढ़ाने वाले हैं, बताने वाले। तो बेटा ठोस के मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं बेटा, ठोस के अणु कैसे होते हैं बेटा, पास पास होते हैं। कैसे होते हैं, ठोस के अणु कैसे होते हैं, बहुत नजदीक होते हैं, जिस कारण इनके मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल कैसा होता है, बहुत वीक होता है, और प्रतिकर्षण बल कैसा होता है, बहुत वीक होता है। अंतरा आणविक आकर्षण बल कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। इनके मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं बेटा, पास पास होते हैं, नजदीक होते हैं। द्रव्य के कैसे होते हैं, ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। कैसे होते हैं, थोड़ी दूर दूर होते हैं। ठीक, और इनके मध्य ठोस की अपेक्षा अधिक प्रतिकर्षण बल लगता है। और गैस में बेटा, गैस में क्या होता है कि इसके कण बहुत दूर दूर होते हैं। कैसे होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, किसकी अपेक्षा, सॉलिड की अपेक्षा। और इनमें सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण बल होता है। ठीक है, इनमें क्या होता है, सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण बल होता है। तो इस प्रकार से ये आपके ठोस, द्रव, गैस आप लोगों को हमने बता दिया। ठीक है, तो इसमें आपका, अब इसके बाद हम देखो बेटा क्या लिखेंगे। सबसे पहले ठोस अवस्था में क्या लिखेंगे अपन, देख लो बेटा आप लोग सभी छात्र, क्या लिखना है आप लोग लिखते चलो साथ में, हम आपको बताते चलते हैं। ठीक, इसी को बोलते हैं सॉलिड स्टेट।
सॉलिड स्टेट, सबसे पहले हमने हेडिंग डाल दी सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में इसमें इन्होंने लिखा है क्या कि द्रव्य की वह अवस्था, द्रव्य की वह अवस्था, द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन एवं आकार आयतन एवं आकार कैसा होता है बेटा, निश्चित होता है। कैसा होता है, निश्चित होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके जो अणु हैं वो कैसे पास पास हैं, नजदीक हैं, जिस कारण इनकी आकृति और आयतन कैसा होगा, निश्चित होगा। अब इसी पॉइंट में एक और अब एक पॉइंट और लिखेंगे इसी में, ठोसों में, अगला पॉइंट है यहीं से बढ़ा देते हैं आगे। ठोसों में अंतरा आणविक आकर्षण बल, अंतरा आणविक आकर्षण बल का मान अंतरा आणविक प्रतिकर्षण, अंतरा आणविक प्रतिकर्षण बल की तुलना में ज्यादा होता है। ज्यादा होता है। अगला पॉइंट अगर अपन लिखेंगे इसी में, क्या लिखेंगे, ठोसों का द्रव्यमान, ठोसों का द्रव्यमान द्रवों एवं गैसों की तुलना में अधिक होता है। कैसा होता है, अधिक होता है। और एक पॉइंट और लिख लो इसी में, ठोसों का गलनांक व क्वथनांक अधिक होता है। अब इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं बेटा द्रव्य अवस्था। क्या बताने वाले हैं बेटा, द्रव्य अवस्था। ये हम बता रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं द्रव्य अवस्था। ओके, तो द्रव्य अवस्था में क्या लिखना है अपन को, सेम क्या लिखना है, द्रव्य अवस्था में क्या लिखोगे अपन, द्रव्य अवस्था, द्रव्य अवस्था में क्या लिखेंगे बेटा, इसमें लिखेंगे बेटा द्रव्यों की, द्रव्य की वह अवस्था, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें, हाँ, द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार भिन्न होता है। कैसा होता है बेटा, आकार कैसा होता है, आकार नहीं होता है, सीधा लिखो, नहीं होता है। ठीक, अब इसी में एक पॉइंट और आगे यहाँ से बढ़ाए दे रहे हैं, द्रव्य का क्या लिखोगे यहाँ पे, द्रव्य का द्रव्यमान, द्रव्य का द्रव्यमान ठोसों की तुलना में कम होता है। कम होता है। अगला पॉइंट इसी में अपन लिख सकते हैं कि इनका घनत्व भी कैसा कम होता है, इनका
घनत्व कम होता है। घनत्व भी कैसा होता है? कम होता है। अब गलनांक व क्वथनांक भी कैसा होता है बेटा? गलनांक व क्वथनांक भी कम होता है। किसकी अपेक्षा? ठोसों की अपेक्षा। अब आता है आपका आगे गैस। ठीक बेटा, तो इसके लिए जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। सभी छात्र जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। सभी छात्र स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा होगा। तो अपन को गैस अवस्था में क्या लिखना है बेटा? गैस अवस्था में अपन को लिखना है कि द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन एवं आकार दोनों ही अनिश्चित रहते हैं। उसमें क्या था आपका? आयतन था और आकार अनिश्चित था और आयतन निश्चित था। ठीक, इनका द्रव्यमान बहुत ही कम होता है किनकी अपेक्षा? ठोस और गैस की अपेक्षा, ठोस और द्रव्य की अवस्था। ठीक, इसके बाद गैस का घनत्व बहुत कम होता है किसकी अपेक्षा? द्रव्य और ठोस की अपेक्षा। गैस का गलनांक क्वथनांक भी सबसे कम होता है। ओके, तो इसके बाद हम आपको अवस्था परिवर्तन बताते हैं। किस प्रकार से अवस्था परिवर्तन होती है? सबसे पहले गैस कहाँ परिवर्तित होगी आपकी? ठोस में कैसे परिवर्तन होती है और आपकी द्रव्य में कैसे परिवर्तन होती है। तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें आप लोगों के लिए गैस में और सॉलिड और लिक्विड। इसमें लिक्विड। तो सबसे पहले अगर हम किसी पदार्थ को ठोस से गैस में परिवर्तन करें, क्या करें? गैस में परिवर्तन करें तो क्या कहलाता है बेटा? ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? इसी को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं बेटा? सब्लिमेशन। ठीक, सब्लिमेशन कहते हैं। अब इसी प्रकार हम आपसे कह दें कि नहीं, हम अगर गैस को किसमें? द्रव्य में कन्वर्ट करें। किसमें? द्रव्य में। तो क्या कहलाएगा बेटा? ये संघनन प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया कहलाएगी? ये संघनन प्रक्रिया, या फिर इसी को क्या कहते हैं बेटा? गलनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? गलनांक। ठीक, जब ये संघनन प्रक्रिया होती है तो क्या करते हैं? इनमें मॉलिक्यूल्सों का क्या होता है? गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको अपन कंप्रेस करते हैं, संघनन करते हैं और उसे क्या करते हैं? लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं? लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। अगर हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करें अगर, तो क्या कहेंगे बेटा? क्वथनांक बिंदु। क्या कहलाएगा बेटा? क्वथनांक बिंदु। मतलब जिस पॉइंट पर वह वाष्पीकृत हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? वाष्पीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? वाष्पीकरण हो जाता है। उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? क्वथनांक बिंदु कहते हैं। और इसी को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे बेटा? बॉइलिंग पॉइंट, इसे मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, अब हम चलते हैं नीचे। सपोज दैट हमने इससे ठोस को इसमें बदल दिया, इसको इसमें बदल दिया, इसमें बदल दिया। ठीक, अगर हम सपोज दैट हम कहें कि ठोस से अब हमें क्या करना है? द्रव में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है बेटा? द्रव में। और द्रव से ठोस में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? द्रव को किस में कन्वर्ट करना है बेटा? द्रव को किस में कन्वर्ट करना है? ठोस में। ठोस में कन्वर्ट करेंगे तो जब जिस पॉइंट पर वो क्या हो जाए? ठोस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, उसे हम कहते हैं हिमांक बिंदु। क्या कहते हैं बेटा? हिमांक बिंदु। क्या कहते हैं? हिमांक बिंदु कहते हैं। तो ये हिमांक बिंदु आपका क्या कहलाता है? इंग्लिश में इसी को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। इसमें क्या होता है? टेम्परेचर क्या होता है? इसमें तापमान क्या होता है बेटा? घटता है। क्या होता है? इसमें तापमान क्या हो जाता है? घटता है। क्या होता है? नीचे की तरफ जाता है, मतलब घटता है। और अगर हम ठोस से द्रव में परिवर्तन करें तो इसे हम कहते हैं गलनांक। क्या कहते हैं? गलनांक। एक गलनांक बिंदु। तो इस बिंदु को गलनांक बिंदु में क्या होता है? टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ता है। टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज होता है।
तो उम्मीद है इतना आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं शुद्ध पदार्थों की तरफ। अभी अपन ने जो आप द्रव्य पढ़ रहे थे, बार बार द्रव्य शब्द आ रहा था, तो अब उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं शुद्ध पदार्थों के थ्रू। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका, बढ़िया जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो शुद्ध पदार्थों में आते हैं अब हम। ठीक है, तो शुद्ध पदार्थ क्या कहलाते हैं बेटा? आपके शुद्ध द्रव्य की हमने आपको भौतिक अवस्था के आधार पे आपको बता चुके हैं हम आपको। इसके बाद हम रासायनिक अवस्था के आधार पर हम आपको शुद्ध पदार्थों में चलते हैं। रासायनिक अवस्था के आधार पे दो भागों में बांटा था अपन ने, कौन कौन से? शुद्ध पदार्थ और कौन से? मिश्रण। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे बेटा? शुद्ध पदार्थ। क्या पढ़ेंगे? शुद्ध पदार्थ। वे पदार्थ जिनके प्रत्येक भाग क्या कहलाते हैं? वे पदार्थ जिनके प्रत्येक भाग का संगठन, वे पदार्थ जिनके प्रत्येक भाग का संगठन क्या होता है? स्थिर व निश्चित होता है। कैसा होता है? स्थिर व निश्चित होता है। इनको तत्व व यौगिक में बांटा गया है। किसमें? तत्व और यौगिकों में बांटा गया है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या लिखेंगे? पहले तो ये देख लें आप, वे पदार्थ, इसमें जो हमने आपको समरी बताया है, संगठन क्या होता है इनका? स्थिर व निश्चित होता है। स्थिर व कैसा होता है बेटा? स्थिर और निश्चित होता है। जैसे आप कोई मेडिसिन लेने जाओगे, कोई टैबलेट लेने गए आप, तो उसमें आपने कोई रासायनिक संगठन, उसका कंपोजिशन जो होगा है, तो उसका वो फिक्स पदार्थ है, उसमें वो टोटल आपका बनाया गया है कि इसमें जैसे आपने ग्लूकोज लिया तो उसमें कितना 0.55% कार्बोहाइड्रेट है, 10% आपका प्रोटीन है, इसमें एनर्जी बूस्टर है। इसके बाद इस प्रकार से आपका कोई संगठन, रासायनिक संगठन बना लिया जाता है। इसी को बोलते हैं शुद्ध पदार्थ, जिसको आप प्यूरिफाई करके बनाते हैं। ठीक, इसे हमने किस में बांटा है बेटा? तत्व और यौगिक में बांटा है। तो तत्व और यौगिक में बांटा है। तो सबसे पहले इसमें जो समरी क्या लिखोगे? शुद्ध पदार्थ में लिखोगे वे पदार्थ जिनके प्रत्येक क्या लिखोगे? प्रत्येक भाग, जिनके प्रत्येक भाग का संगठन स्थिर व कैसा होता है? निश्चित होता है। कैसा होता है बेटा? निश्चित होता है। इनको तत्व एवं यौगिक में बांटा गया है। तो बांटा गया है तो तत्व क्या कहलाते हैं? सबसे पहले हेडिंग डाल लो अपन, तत्व, एलिमेंट। ठीक, तत्व क्या कहलाते हैं? वह शुद्ध पदार्थ, लिखते चलो साथ में, वह शुद्ध पदार्थ जिन्हें भौतिक अथवा रासायनिक विधियों द्वारा ना तो अन्य अवयवों में अपघटित किया जा सकता है और
ना ही और ना ही इनमें से निर्मित, मतलब निर्मित किया, इनको निर्मित किया जा सकता है, ना ही इनको क्या निर्मित किया जा सकता है। इन्हें इसे निम्न वर्गों में बांटा गया है या फिर विभाजित किया जाता है। तो सबसे पहले है धातु। क्या है? धातु। क्या है इसमें? धातु। तो धातु क्या कहलाते हैं बेटा? वे तत्व जो विद्युत धनात्मक, क्या होते हैं? वे तत्व जो, क्या लिखोगे इसमें? वे तत्व जो विद्युत धनात्मक होते हैं और तथा धात्विक गुण जैसे चमक, कठोरता, आघात बरतना, तन्यता, विद्युत एवं ऊष्मा चालकता आदि दर्शाते हैं। जैसे उदाहरण में क्या लिखोगे? जैसे सोना, चांदी, तांबा, प्लेटिनम आदि। तो आपका तत्व को हमने पहले मार दिया किसमें? धातु में। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे उपधातु, फिर अधातु। ठीक है, तो ये आपके शुद्ध पदार्थों में इतना आपको बता दिया हमने। जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से उतार लें बेटा इसे। इससे आगे बढ़ते हैं अपन धातु के बाद उपधातु पे। तो अब अधातु बेटा आपने धातु में क्या पढ़ा था कि वो धनात्मक होते हैं। तो ये कैसे होंगे बेटा? ये तत्व या फिर वे तत्व जो विद्युत वो धातु कैसे थे? धनात्मक थे। तो ये कैसे होंगे? विद्युत ऋणात्मक होते हैं तथा आघातवर्तक गुण जैसे चमकहीन, विद्युत एवं ऊष्मीय कुचालकता आदि दर्शाते हैं, अधातु कहलाते हैं। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन,
कोमा कार्बन आदि। ठीक, इसके बाद धातु हो गया, अधातु हो गया, उपधातु। क्या है? उप धातु। इसी को क्या बोलते हैं हम? मेटालोइड्स। ठीक, तो इसमें क्या लिखोगे बेटा आप? वे तत्व जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। उपधातु कहलाते हैं। जैसे आर्सेनिक, कोमा जर्मेनियम, आर्सेनिक कोमा जर्मेनियम। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे यौगिक वगैरह अपन पढ़ेंगे अगली नई वीडियो। ठीक है, यौगिक इससे आगे अपन क्या पढ़ेंगे बेटा? आगे नई वीडियो में पढ़ेंगे यौगिक, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। ठीक, उसके बाद उसी वीडियो में पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? मिश्रण में उनके टाइप, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ओके बेटा, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही काफी आप लोगों के लिए। थैंक यू।